जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो आपका स्वागत है वर्मा एकेडमी में और मैं एसडी वर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। तो बेसिकली हम लोग एविडेंसेस के बारे में बात कर रहे थे और आज हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में बात किया वो बताओ जरा, किसके बारे में बात किया है? वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बात किया है। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज बेसिकली हम लोग पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस बेसिकली वो एविडेंसेस होते हैं जो एविडेंस हमें फॉसिल से मिलता है। किससे मिलता है? फॉसिल। तो जब हम लोग बेसिकली इवोल्यूशन के बारे में फॉसिल से पता चलता है, ध्यान सुनना, जब भी हमें इवोल्यूशन के बारे में फॉसिल से पता चलता है, फॉसिल्स को पता लगाकर, फॉसिल समझते हो ना, जो मर जाते हैं एनिमल्स, है ना, वो जो उनके जो बचे कुचे स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं, है ना। तो जब आप फॉसिल से बेसिकली पता लगाओगे, जब आप फॉसिल से बेसिकली बाहर जो है आइसक्रीम वाला आया है ना, चोकोबार वाला है, ठीक है, गाना भी हो जा रहा है, ठीक है, अभी यहाँ ध्यान देंगे। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप फॉसिल्स की मदद से इवोल्यूशन के बारे में पता लगाते हो तो उसे क्या बोलते हो आप? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। और देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिकली पैलियोंटोलॉजी क्या होता है। तो क्या बोल रहा हूँ? पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? पैलियोंटो मतलब ध्यान में रखना है क्या? फॉसिल। पैलियोंटो का यहीं कहीं पर भी लिखा हो पैलियोंटो, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब होता है फॉसिल। क्या होता है? फॉसिल। और लॉजी मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। सिंपल सा है कि भाई पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्या हो गया? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के बारे में बताने के लिए, है ना। तो क्या लिखा है देखो, इट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट में कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, है ना, फ्यूचर में किस तरीके से इवोल्यूशन हो सकता है। देखो एक बात बताता हूँ, क्या आप जानते हो, क्या जानते हो, अगर आप अपनी पास्ट की जो भी गलतियां आपने किया है ना, भूतकाल में आपने जो भी गलतियां किया है, उसको अगर आप क्या करो? एनालाइज करो, उसको आप लिखो, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी गलतियां की है और आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाता है, बराबर ना। उसी तरीके से अगर हम लोग फॉसिल्स की मदद से हमने इवोल्यूशन के बारे में पता लगाया तो हमें ये पता चल सकता है कि आने वाले समय में ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, एनवायरनमेंट का बेसिकली किस तरीके से इवोल्यूशन होने वाला है या किस तरीके से होगा, है ना। थोड़ा सा अंदाजा तो हम लोग लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है, देखेंगे। तो व्हाट इज फॉसिल्स? कब से मैं बोल रहा हूँ फॉसिल फॉसिल फॉसिल। व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल क्या बोल रहा है देखो, रेमिनेंट्स। क्या बोल रहा हूँ? रेमिनेंट्स एंड इंप्रेशन। इंप्रेशन समझते हो? छाप। देखो कई बार आपने डिस्कवरी वाले चैनल पे देखा होगा कि मछली का छाप होता है ना, डायनासोर की हड्डी का छाप हो गया, है ना, तो इंप्रेशंस, है ना, तो ये सब भी बेसिकली आपको देखने को मिलता है। रेमिनेंट्स मतलब बचे कुचे स्ट्रक्चर, जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई, है ना, बोन्स हो गए, है ना, ये सब बेसिकली क्या है? रेमिनेंट्स है, बचे कुचे स्ट्रक्चर्स। रेमिनेंट्स एंड इंप्रेशंस ऑफ बरीड ऑर्गेनिजम्स। बरीड समझते हो? बरीड मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो धसे हुए होते हैं जमीन के अंदर। अब सोचो ना, डायनासोर के बारे में हमें कैसे पता चला कि बेसिकली डायनासोर हुआ करते थे? कैसे पता चला हमें मैमॉथ होते थे? कहीं ना कहीं हमें उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट बोन्स हैं वो मिले हैं, है ना, तो उनकी मदद से हमें पता लगा कि भाई ये ऑर्गेनिज्म भी एक समय में होते थे। अच्छा, वो स्ट्रक्चर भी अलग अलग जगह पर देखने को मिला। जब हमने उस सबको जोड़ा, जब सारे डायनासोर की हड्डियों को जोड़ा, तब पता चला कि भाई ये ऑर्गेनिज्म तो इस तरीके से दिखाई देता होगा, है ना। तो हमने क्या किया? हमने बेसिकली इंप्रेशन से, हमने बेसिकली रेमिनेंट्स को जोड़ जोड़ के बेसिकली सुलझाया है। क्या? कड़ी सुलझाया है। क्या बोलते हैं हम लोग? कड़ी सुलझाया है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, रेमिनेंट्स एंड इंप्रेशन ऑफ बरीड ऑर्गेनिज्म जो धसे हुए हैं जमीन के अंदर, है ना, रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स मर चुके होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं वो जमीन के अंदर धीरे धीरे दफना दिए जाते हैं ना, धस जाते हैं वो जमीन के अंदर। एक तो दफना दिए जा सकते हैं, दूसरा रीजन क्या है कि वो जमीन के अंदर कैसे जाएंगे, चेक करना। ड्यू टू डिजास्टर्स की वजह से बेसिकली, डिजास्टर समझते हो ना, कैसे बोलूं मैं डिजास्टर्स को, जैसे बोलते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, है ना, बाढ़ आ गई, ये सब क्या है? अननेसेसरी चीजें जो होती हैं, है ना, वो बेसिकली उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अकाल, ऐसे उसको बोलते हैं डिजास्टर। क्या बोल रहा हूँ? डिजास्टर। जैसे कि फ्लड हो गया, है ना, बाढ़ हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, है ना, वोल्केनो फट गया, है ना,
वोल्केनो जानते हो ना, वो पहाड़ में से ऐसा लावा निकलता है जो उसे बोलते हैं वोल्केनो, ठीक है, हाँ भूलना मत। तो बेसिकली फॉसिल बेसिकली कैसे बनता है, व्हाट इज फॉसिल, रेमिनेंट्स और एंड इंप्रेशन ऑफ बरीड ऑर्गेनिजम्स। बरीड ऑर्गेनिज्म जो है, जो जमीन के अंदर धंस गए हैं, उनके अंदर जो रेमिनेंट्स है, जो बचे कुछ स्ट्रक्चर है और उनकी जो छाप है ना, वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में क्या है, प्रिजर्व्ड है। ये अंडरग्राउंड पहुंचे कैसे, ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, वोल्केनो एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ, क्या लिखा देखो, कार्बन कंजम्पशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टॉप्स आफ्टर द डेथ। बराबर है, जब हम लोग जिंदा होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है कार्बन का कंजम्पशन करती है ना, कार्बन का कंजम्पशन करती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसमें तो कार्बन होता है। लेकिन जैसे ही हमारी डेथ हो जाती है, जैसे ही प्लांट्स की डेथ हो जाती है, हमारी बॉडी या प्लांट्स की बॉडी या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसकी बॉडी क्या करती है, कार्बन को जो कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो धीरे 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 कम हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि कार्बन का इस्तेमाल करना ही बॉडी बंद कर देती है। तो वही लिखा हुआ है, कार्बन कंजम्पशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ। डेथ के बाद कार्बन कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है। आगे का बात, डिकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 ऑकर कंटिन्यूअसली आफ्टर डेथ। अब एक बात बता दो आपको, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। बराबर, ये नॉर्मल कार्बन है। क्या है ये, नॉर्मल कार्बन है, ठीक है ना। इसका ही एक आइसोटोप होता है, क्या होता है, एक आइसोटोप C14 और ये 6। चेक करो इसका एटॉमिक नंबर जो है ना बेटा, आगे पढ़ोगे आप सेकेंड चैप्टर में, बड़ा अभी ध्यान में रखो, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो देखो यहाँ पर सेम है, और क्या डिफरेंट है, एटॉमिक मास। ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, आइसोटोप्स। क्या होता है आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक नंबर, क्या बोल रहा हूँ, जिसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो क्या होता है, सेम। दिख रहा है कि नहीं, देखो जरा पहले, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ, दिख नहीं रहा है। रुक जाओ, काम करूँ, काम करता हूँ ना, इसको ऊपर लिखता हूँ, देखो आइसोटोप यहाँ लिख दूँ क्या, हाँ यहाँ दिख रहा होगा। आइसोटोप क्या है बताओ, एक मिनट लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। आइसोटोप में क्या होता है, सेम, क्या बोल रहा हूँ, सेम एटॉमिक नंबर, है ना, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। चेक करो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। बट इसमें से जो कार्बन 14 होता है ना, ये आइसोटोप होता है। क्या होता है, आइसोटोप होता है। और खासियत ये है कि जो कार्बन 14 है ना, ये बेसिकली रेडियो एक्टिव है। कैसा है, रेडियो एक्टिव, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो क्या लिखा है देखो, डिकेइंग प्रोसेस कार्बन 14 ऑकर कंटिन्यूअसली आफ्टर डेथ। जैसे हमारा बॉडी, जैसे हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो कार्बन 14 होता है वो धीरे 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 खत्म होने लगता है। और एक बात बताऊं, धीरे धीरे कार्बन 14 जो होता है वो कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर बॉडी में कार्बन 14 रहेगा तो डीकेइंग प्रोसेस रुक जाएगा। लेकिन नेचर ने बेसिकली डीके होने के लिए कार्बन, डीकेइंग प्रोसेस होने के लिए कार्बन 14 को पहले कार्बन 12 में कन्वर्ट करेंगे, और एक बार कार्बन 14 कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद डीकेइंग प्रोसेस जो है वो आसानी से हो जाता है। जो कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है ना बेटा। क्या लिखा देखो, ध्यान रखना है, डिकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 ऑकर कंटिन्यूअसली आफ्टर द डेथ। साफ साफ लिखा हुआ है, कार्बन 12 जो होता है वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है। मैंने क्या बोला, जो कार्बन 14 है वो बेसिकली डिकेइंग नहीं है, वो जल्दी खराब नहीं होता है ना, वो बेसिकली लंबे समय तक प्रेजेंट रहेगा। अगर वो कार्बन 14 कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाता है तो कार्बन 12 को बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या अलग करते हैं, उसको डीके करने लगते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे ही इंसान की डेथ हो जाती है, एनिमल्स की डेथ हो जाती है, या प्लांट्स की डेथ होती है, तो बेसिकली कार्बन 14 कार्बन 12 में कन्वर्ट होता है, कार्बन 12 फिर बेसिकली आगे जाके डीके हो जाता है, ठीक है। ओके, आगे क्या लिखा देखो, द रेशियो बिटवीन कार्बन 14 एंड कार्बन 12 चेंजेस। सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, जब बॉडी जिंदा था, जब कोई प्लांट एनिमल जिंदा है तो कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगा। और जैसे वो इंसान या कोई भी जानवर मर जाता है, कार्बन 14 तो कार्बन 12 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्बन 14 जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, और कार्बन 12 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब एनिमल जिंदा है और जब एनिमल मर जाता है तो डेफिनेटली कार्बन 12 और कार्बन 14 का जो रेशियो है वो बेसिकली क्या होता है, क्या करेगा, वेरिएशन आएगा उसके अंदर। वेरिएशन समझते हो, चेंज आएगा उसके अंदर, ठीक है ना। ओके, the ratio between carbon 14 and carbon 12 changes continuously in dead bodies of plants and animals, है ना, instead of remaining constant, ना कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब हमेशा सेम नहीं रहता है। कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है वो कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाता है।
ओके बेटा, ठीक है। अच्छा अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ोगे आप, कार्बन डेटिंग मेथड। अच्छा जब भी आपसे बोले भाई पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में लिखो, इतना तो लिखना ही है, अभी और लिखाऊंगा उसको भी कंटिन्यूसली लिखना है, ठीक है ना। उसमें एक और क्वेश्चन आएगा कार्बन डेटिंग वाला, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग भी कभी कभी डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, है ना। तो कार्बन डेटिंग का भी डेफिनेशन लिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा मैं लिख के लाता हूँ क्यों बेटा, ये इसलिए लिख के लाता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पेपर में लिखना है ना। पेपर में क्या करना है, लिखना है। तो टेक्स्ट बुक में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको सिंप्लीफाई तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सिंप्लीफाई करके आपको दे दूँ, ठीक है ना। तो जो भी मैं पॉइंट्स लिखाता हूँ ये ऐसे ही नहीं लिखा हूँ, टेक्स्ट बुक में से मैंने ढूंढ के अच्छे तरीके से किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो सब चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करना है, इसको पॉइंट वाइज आपको पेपर में लिखना है, समझे। पहले तो समझना है उसके बाद फिर लिखना है, मैंने आप कहाँ से ढूंढूं बताओ, है ना। ये ऐसे, ठीक है, ओके। फटाक से लिख लो, नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके तो नोट कर लिया आपने, वेरी गुड, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में, ठीक है ना, ओके, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं पहले बता दूं क्या होता है कार्बन डेटिंग मेथड, है ना। पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है ना, स्टेटमेंट इतना लिखा हुआ है, थोड़ा समझ लो आप, ठीक है। कार्बन डेटिंग मेथड थोड़ा सा भाई इंटरेस्ट लाओ, थोड़ा साइंस में, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाओ, इंटरेस्ट लाके पढ़ोगे ना भाई, हाँ ये ऐसा हो रहा है, मजा आ रहा है, तो ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। अब बोरिंग लोगे कि भाई याद करना पड़ रहा है ना, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर से इंटरेस्ट लाओ कि भाई नहीं हाँ थोड़ा जानना है, ज्यादा नहीं जानना है बट जितना टेक्स्ट में दिया उतना ही जानना है, थोड़ा क्यूरियोसिटी बना के रखो, ठीक है ना, है ना। सब जान ले जाओगे ना तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो थोड़ा तो एटलीस्ट जान के रखो एटलीस्ट, है ना, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है बेटा, कार्बन डेटिंग जो मेथड होता है ना, इससे आप ये पता लगा सकते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे डायनासोर की बोन्स मिले, क्या मिलेंगे, डायनासोर की बोन्स मिले। अब मुझे ये पता करना है कि डायनासोर के बोन्स कितने पुराने हैं, है ना, कितने पुराने हैं। तब मैं किस मेथड का इस्तेमाल करूंगा, तब मैं मेथड का इस्तेमाल करूंगा कार्बन डेटिंग मेथड। तब कार्बन डेटिंग मेथड आपको ये बताता है कि ये जो मुझे मिला है, जो फॉसिल मुझे मिला है, ये कितना पुराना है ना। देखो सीआईडी आपने देखा होगा, सीआईडी में डॉक्टर सालुके बेसिकली बात करता है ना कि ये इतना पुराना है, ये इतनी पहले मौत हुई होगी, है ना, ये इतना एज होगा इसका, है ना। तो बेसिकली वो क्या है, दिस इज नथिंग बट कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड से आप फॉसिल का एज पता लगा सकते हो, है ना। तो एज डिटरमाइनिंग, कितने साल पुराना है उसको पता लगाने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और सर इस कार्बन डेटिंग मेथड में करते क्या है, अरे हम लोग उस चीज को नोट करते हैं जब मैंने आपको बताया था क्या कि जैसे इंसान मर जाता है या कोई प्लांट मर जाता है, कार्बन 14 कार्बन 12 में कन्वर्ट होने लगता है ना। तो बेसिकली कार्बन 14 कितना अमाउंट, कार्बन 14 का कितना अमाउंट डीके हो रहा है कार्बन 12 में, उसके बेसिस पर हम लोग बेसिकली कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे इधर क्या लिखा हुआ है, द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्या लिखा है, द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14। देखो क्या बोला, कार्बन 14 के रेडियो एक्टिविटी की मदद से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की डेथ कब हुई थी, ठीक है ना। एंड रेशियो ऑफ कार्बन 14 चेक करो टू कार्बन 12, कितना अमाउंट मैंने बताया आपको, कार्बन 14 धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है कार्बन 12 में, डेफिनेटली कार्बन 14 का रेशियो कम होगा, कार्बन 12 का रेशियो ज्यादा होगा, है ना। तो उसके बेसिस पर हम लोग बेसिकली पता लगा सकते हैं। और क्या कह रहे थे, और क्या लिखा है देखो, कभी कभी फास्ट हो जाता है, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन the age of, बहुत इंपॉर्टेंट, age of organic material by measuring the decay of carbon 14। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या लिखा है देखो, कार्बन डेटिंग मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब पता लगाना है ना, पता लगाना है, किसको पता लगाना है, एज, किसका एज, ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या, जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, उसे क्या बोलोगे आप, ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। क्या, कैसे, बाय मेजरिंग द डीके ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 को मेजर करके आप बेसिकली पता लगा सकते हो, ठीक है ना। ओके इधर आ जाओ, और किसमें इस्तेमाल करते हो आप, इट इज यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी, फॉसिल को पता लगाने में, और एंथ्रोपोलॉजी, पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, कितने पुराने हैं, है ना, वो सब पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट इज फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, है ना, ह्यूमन फॉसिल्स को पता लगाने के लिए कि भाई ह्यूमन का फॉसिल कितना पुराना है, या पहले के जमाने में हम लोग कैसे पता कि हमारे पास बेसिकली पूंछ हुआ करती थी, या हमारे पूर्वज बंदर थे, ये जो भी ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी आती है ना, सीसी दैट इज क्रेनियल कैपेसिटी, वो पे 960 है ना, 1000 है, 1010 है, वो कैसे पता चलता है, 1100 सीसी है, ये सब कैसे पता चलता है, ये आगे पढ़ोगे आप क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है ना। तो ये सब कैसे पता चलता है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं ये बेसिकली
इसी से पता चलता है, कार्बन डेटिंग मेथड्स, ठीक है ना। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब वही इंप्रेशन, छाप, ठीक है। फिर इस कार्बन डेटिंग मेथड को किसने डेवलप किया, ये भी ध्यान में रखना है आपको, दैट इज नथिंग बट विलार्ड लिबी। ये साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, कहीं बॉक्स में कोने में देके रखा था, मैंने तो लिखा देता हूँ, है ना, ठीक है, ताकि आंसर आपका और ज्यादा इफेक्टिव बन जाए। तो क्या काम का आंसर, मतलब कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया ना कि कार्बन डेटिंग मेथड, पहले तो आप ये लिखो कार्बन डेटिंग मेथड, फिर लिख दो भैया, क्या लिखोगे, यही लिख दोगे कि कार्बन डेटिंग मेथड डेवलप किसने किया था, बहुत अच्छा खुश हो जाएगा एग्जामिनर, है ना। तो पता है बच्चे को, है ना, रट्टा नहीं मार गया बच्चा, अच्छे से उसको पता है, जानकारी लिया है, बच्चे के पास नॉलेज है क्या कि इसको किसने डेवलप किया है, विलार्ड लिबी ने डेवलप किया है। और इसके लिए इनको 1960 में इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नोबेल प्राइज छोटा मोटा अवार्ड मत समझना हो, ये बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल अवार्ड है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लेंगे, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। ओके, नोट कर लिया, ये भी नोट कर लो, ये नोट करके ध्यान में रखना है, ये मेरा टेक्स्ट बुक नहीं है, वरना आपको दिखाता मैं डायग्राम, ठीक है ना। तो आपके लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड में थोड़ा डायग्राम रहेगा, ऐसा रहेगा लिखा होगा, ठीक है। तो नोट करके ध्यान में रखना है आपको कि जो सिनोजोइक एरा है, क्या बोल रहा हूँ, सिनोजोइक एरा है, सिनोजोइक एरा किसका किसका था, एव्स और मैमल्स। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, जिस साल आएगा ना बाउंसर क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान में रखना कि सिनोजोइक एरा किसका है। सिनोजोइक एरा किसका है, एक तो एव्स का है, एव्स मतलब बर्ड्स, और मैमल्स यानी हम लोग, मेमोरी, जिसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, जिसमें मेमोरी ब्रेस्ट होता है, जिसमें भी जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट होता है, वो बेसिकली क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, सिनोजोइक एरा जो है, सिनोजोइक एरा किसका था, बेसिकली जानते हो ना, पीरियड, एरा मतलब क्या है, टाइम, बोलते ना अपना टाइम आएगा, ये वैसे ही सिनोजोइक एरा है, यानी करंटली एनिमल में किसका राज है, बर्ड्स का और मैमल्स का, बर्ड्स और सर्च लाएंगे, अरे भाई मैमल भी है, वही मैमल है, वो भी मैमल है, टाइगर मैमल है, लायन मैमल है, काउ बफेलो मैमल है, हम लोग भी मैमल है, समझ में आई नहीं है, ठीक है, ओके, बर्ड समझते हो ना, है ना, उड़ने वाले लोग, है ना, यस। फिर मेसोजोइक एरा, क्या बोल रहा हूँ, मेसोजोइक एरा एक जमाना था जब रेप्टाइल्स का, कीड़े मकोड़ों का राज था, उस एरा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोजोइक एरा। और सबसे पुराना एरा दैट इज पैलियोजोइक एरा, देखो याद करो, पैलियोजोइक, पैलियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, है ना, फॉसिल इधर है ना, पुराना, यस। तो पैलियोजोइक एरा किसका एरा था, इनवर्टिब्रेट्स, क्या बोल रहा हूँ, इनवर्टिब्रेट्स, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, जिनके पास रीढ़ की जो हड्डी है वो नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। और जिनके पास प्रेजेंट होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स, है ना, ठीक है, डन है। तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं बेटा, इनवर्टिब्रेट्स बेसिकली जिनके पास जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल जो कॉलम है ना, वो चीज यहाँ पर नहीं होती है ना। तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली नहीं होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, वर्टिब्रेट्स, है ना, वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके पास जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल जो कॉलम होता है यानी रीढ़ की जो हड्डी है, इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इनके पास होता है, इनके पास नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है 3 एरा के बारे में। तो सबसे पुराना एरा कौन सा है बेटा, पैलियोजोइक एरा, फिर बीच में कौन सा एरा है, मेसोजोइक एरा, और अभी कौन सा एरा चल रहा है समझ लो, सिनोजोइक एरा। तो जो पैलियोजोइक एरा था वो बेसिकली किसका था, वो इनवर्टिब्रेट्स का है, मेसोजोइक एरा किसका है, रेप्टाइल्स का है, और सिनोजोइक एरा किसका है, एव्स और मैमल्स का है, ठीक है बच्चों। और ये था आपका पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है पैलेंटोलॉजी को एक्सप्लेन करने की, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को कार्बन डेटिंग मेथड सच में नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको समझा कि नहीं समझा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा बेटा लाइक भी करें, और जो फ्रेंड्स आपके 10th स्टैंडर्ड में हैं, जो महाराष्ट्र बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारी भी थोड़ी हेल्प हो। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगले वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तब तक पढ़ते रहें और क्यूरियोसिटी को बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।